हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक नया यूनिट चालू करने वाले हैं फिजिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, पूरी एक यूनिट है। एक एक करके हम लोग सारा यूनिट कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। पहले हम लोग हीट से स्टार्ट करेंगे, देन वी गो फॉर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो हीट क्या है पहले ये समझते हैं कि हीट है क्या चीज़। तो कहता है कि हीट समझने से पहले आपको कुछ और बातें समझना होगा कि अगर हम किसी मान हमारे पास एक कोई बॉडी है, ऐसा एक सॉलिड बॉडी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक सॉलिड बॉडी है ऐसा, तो इसके अंदर कितने तरीके की एनर्जी हो सकता है पहले ये देखते हैं। जितने तरीके की एनर्जी पॉसिबल है वो सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमको उसमें कौन कौन सा पढ़ चुके हैं और कहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो कुछ बाहरी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से भी एनर्जी इसमें आ सकता है। जैसे रेस्ट पर रखा है, इसको मैं से चला दिए, इसको हमने फेंक दिया, इसको हमने वेलोसिटी दे दिया, तो अगर चलने लगा ऐसा v से, तो इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। आप जानते हैं हाफ एम स्क्वायर, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई पूरे मास की, हाफ एम स्क्वायर। प्लस आप इसका कुछ पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, ग्रेविटी का कुछ हो सकता है। तो उस तरह कहते हैं पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइन कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होगा। अगर ये मास रेस्ट पे है तो अपने से चलने नहीं लगेगा, वो डेवलप नहीं होगा। दूसरा, ग्रेविटी ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो ये जो एनर्जी है दोनों, ये बाहरी दुनिया, इससे इस सिस्टम के जो बाहर सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग की वजह से ये दो एनर्जी आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं ये दो जो एनर्जी है ड्यू टू क्या है, ड्यू टू सराउंडिंग। एक तो ये हो गया। अब इसके अंदर बाहर से आगे हम अब इस बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर आते हैं तो क्या क्या एनर्जी हो सकता है सोचिए। तो बॉडी के अंदर आएंगे तो बॉडी के अंदर आएंगे तो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना पड़ेगा, वो कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। तो अगर जैसे हमने सॉलिड माना है तो जो मॉलिक्यूल्स है अपने मेन पोजीशन पर क्या वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करेंगे तो उनके अंदर क्या क्या एनर्जी होगा। तो वाइब्रेट, कहीं कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ जरूर काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो ये जो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से इनके अंदर एक और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग हो गई, ये पूरे बल की हो गई और ड्यू टू सराउंडिंग की वजह से हुई। लेकिन ये जो कह रहे हैं जैसे ये खुद के अंदर, खुद का मॉलिक्यूल एटम का वाइब्रेशन की वजह से है। कहने का मतलब कि अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे भी रहे तो भी ये काइनेटिक एनर्जी होगा एटम वाला, तो भी ये पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके बॉन्ड का, वाइब्रेशन का। सो एक वो एनर्जी हो गई। तो एक एनर्जी होने वाली है, एक एक्सटर्नल एनर्जी हो गई। दूसरा, उस एनर्जी को हम लोग एक नया नाम देने जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नाम देने जा रहे हैं। किसको, किस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहने जा रहे हैं? जो एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से डेवलप हो रहा है। एटम्स के वाइब्रेशन की वजह से डेवलप हो रहा है तो वो जो बॉन्ड्स हैं आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड एनर्जी है उनकी वो ले सकते हैं। इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ इनका काइनेटिक और मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो एनर्जी है ना, तो लिख सकते हैं सम ऑफ इंटर एटॉमिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी
ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये हो न हो ये होगा। लेकिन कोई आपसे बहस कर सकता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए बॉडी चल रहा है, एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और बॉन्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक बात है। लेकिन जब ये ब्लॉक चलेगा तो क्या ब्लॉक चलेगा और एटम नहीं चलेंगे? एटम का भी तो स्पीड भी होगा, तो भी तो काइनेटिक लिखना पड़ेगा। और ये बात सही भी है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कह रहे हैं कि बॉडी चल रहा तो उसके साथ एटम भी तो चलेंगे। एटम, अरे एटम्स मिलके ही तो बॉडी बना है, तो एटम की जो एनर्जी है वो भी तो लिखना पड़ेगा। लेकिन वो लिखेंगे तो फिर तो ये वाली एनर्जी लिखी जाएगी। तो हम दोनों को कैसे अलग करें, उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम सम ऑफ इंटर एटॉमिक एंटी पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम फ्रॉम विच द center of mass of body is at rest। अब ऐसा करने से बात क्लियर हो जाएगा। नहीं, अब अगर आपको इंटरनल एनर्जी लिखना है तो आप उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखिए। जैसे कोई आदमी इस ब्लॉक पे बैठ के देखे, तो वो ब्लॉक पे बैठ के देखेगा तो ब्लॉक तो उसको रेस्ट पे दिखाई देगा, तो फिर अब उसको जो भी एनर्जी दिखेगा सिर्फ इंटर एटॉमिक काइनेटिक पोटेंशियल दिखेगा। इसलिए इसको हम लोग एक नाम दिए, कौन? इंटरनल एनर्जी। दो एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो सराउंडिंग को वजह से मिला है, एक काइनेटिक पोटेंशियल जो फ्रेम में खुद के वाइब्रेशन की वजह से, उसका नाम आज एक नया नाम दिया हम लोग इंटरनल एनर्जी। तो पहले बॉडी के बाहर थे तो ये दिखा, बॉडी के अंदर आया तो ये दिखा, और वो एटम्स चल, अब एटम के अंदर आते हैं, एटम ये बॉन्ड भी इसमें आ गए, ये जो पोटेंशियल जो है बॉन्ड एनर्जी टाइप का ही हो गया, वो भी उसमें आ गया। अब आते हैं हम लोग, क्योंकि बॉन्ड है तभी वो वाइब्रेशन, बॉन्ड टूट जाएगा जैसे गैस में होता है तो फिर प्योर काइनेटिक रह जाएगा। हमने सॉलिड कहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी ले रहे हैं। अगर यहाँ कुछ गैस के बारे में बात करते तो पोटेंशियल जीरो होता, जो होता सिर्फ काइनेटिक होता, इसलिए हम लोग दोनों ले रहे हैं। हम लोग क्या गैस में कहें पोटेंशियल जीरो है, बिकॉज वहाँ बॉन्ड आपस में नहीं होते, रैंडम चलते हैं, है ना। हालांकि गैस का डिटेल हम लोग अभी पढ़ने वाले, वहाँ पे और आएगा तो बात करेंगे, अभी हम सॉलिड के बारे में यहाँ बोले। अब चलते हैं एटम के अंदर, तो एटम के अंदर जाएंगे तो फिर एटम के चारों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी हुई। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की अपनी एनर्जी हुई। तो एक हुआ एटम के अंदर भी एनर्जी है, तो उसको हम ऐसा कर देते हैं हम लोग इंटर तो हो गया सब एटम्स, एंटर के उसके अंदर तो सब एटॉमिक एनर्जी। सब एटॉमिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? सब मतलब उससे कम एटम के अंदर एनर्जी हो गई। जैसे कि इसमें हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, ये बढ़ गया। और न्यूक्लियस के अंदर आया तो अंत में आ गया। तो हम लोग इनवर्स से होते हुए इनवर्स से सराउंड बॉडी तक आया तो एक्सटर्नल एनर्जी मिला, बॉडी के अंदर आया तो इंटरनल एनर्जी मिला, और एटम के अंदर चले गए तो सब एटॉमिक एनर्जी मिल गया। अब हम लोग ये जो एनर्जी है ये मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इसी को मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सब कुछ। तो ये पढ़ाई हमारी मैकेनिक्स में होगी। एटम के अंदर की पढ़ाई मॉडर्न फिजिक्स में होता है। एटम के अंदर कैसी एनर्जी है, न्यूक्लियस का क्या एनर्जी है, कैसा मास डिफेक्ट है, कौन सा रेडिएशन होगा, कैसे एक्साइटेशन होगा, ये सब हम पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में। इसलिए यहाँ पर ये पढ़ना हम लोग, तो हमारा जो पढ़ाई का जो फोकस है वो यहाँ पे है, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आपको ये बात अच्छा भी लगा होगा कि बात तो सही है
किसी मैटर का पूरी एनर्जी पढ़ना है तो 3 जोन में सर ने बांट दिया, पूरी एनर्जी को 3 जोन में बांट दिया, बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर लेकिन एटम के बाहर, और एटम्स के अंदर। तो एटम के अंदर की पढ़ाई को मॉडर्न फिजिक्स में किया जाएगा, बाहर की पढ़ाई मैकेनिक्स में। अब बॉडी के अंदर एटम टू एटम की एनर्जी के बारे में बात चल रही है, इसका नाम है क्या? इंटरनल एनर्जी। तो ये डिफिनीशन आप नोट कर लेंगे, सम ऑफ इंट्रा एटॉमिक kinetic and potential energy with respect to a frame from which the center of mass of body is at rest। अब इस इंटरनल एनर्जी को क्लियर समझना है हम लोगों को, यही इसी की पढ़ाई है, इसी की पढ़ाई पूरा ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इसी की पढ़ाई है। मैकेनिक्स खत्म, मॉडर्न फिजिक्स खत्म, पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो भी हम लोग ये यूनिट पढ़ेंगे सिर्फ इसी एनर्जी का घटना, बढ़ना, एक्सचेंज होना, यही पूरी पढ़ाई है। तो यही हीट है, यही हीट चैप्टर का हमारा कंटेंट है। नाउ वेयर इज दिस हीट, इसका ये क्यों बताया हूँ, ये क्या कहे? अब ये क्या है कि जब मान लीजिए इसमें इसके बारे में थोड़ा सा और बोल दे, फिर आगे बढ़ें और क्लियर रहेगा आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में। ये इंटरनल एनर्जी बॉडी जैसा नाम है, किसी सिस्टम के अंदर होगा तो ये एक्सचेंज हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे में जा सकता है। लेकिन जब किसी बॉडी का इंटरनल एनर्जी निकल के दूसरे में जाने लगा तो उसको इंटरनल एनर्जी तो नहीं कह पाएंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और दूसरा यहाँ पर एक और बॉडी है, ऐसा बॉडी ए बॉडी बी है कुछ, मान लीजिए इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 300 केल्विन है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने किसी तरीके से इसको आपस में ऐसा जोड़ दिया है, आपस में ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो ये गर्म है, ये ठंडा है, तो थोड़ी देर में ये ठंडा और ये थोड़ा गर्म होना चालू हो जाता है, इसका टेम्परेचर गिरता है, इसका बढ़ता है, तो इसमें से एनर्जी बह के इसमें जाती है। कौन सी एनर्जी बह सकती है? तो इसकी इंटरनल एनर्जी बह के इससे इसमें जाती है। तो कहेंगे इसका इंटरनल एनर्जी घट रहा है, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। और जब वो बह रही है ये वाली यहाँ, तो जब यहाँ से यहाँ जो बीच में ये ट्रांजिशन जो हो रहा है ये वाला, वो इंटरनल एनर्जी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसका इंटरनल एनर्जी है नहीं, इसका इंटरनल एनर्जी है नहीं, वो रास्ते में है। तो इसी बहती हुई इंटरनल एनर्जी को हम एक नया नाम दिए हैं हीट। सो हीट इज नॉट ए न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट ए न्यू फॉर्म, इट्स ए न्यू नेम ऑफ एनर्जी। इट इज द इंटरनल एनर्जी, हीट इज द इंटरनल एनर्जी बट फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। वंस द इंटरनल एनर्जी इज फ्लोइंग, वी कैनॉट से कि इट इज internal energy because it is coming out of the body. So for that we have developed a name called heat. So let us define heat. तो सबसे सिंपल डेफिनेशन होता है, लिखा जाए heat is internal energy in transit. It is internal energy in transit. It is internal energy in transit. Heat is not a new type of energy. Heat is a new name of energy. Which energy? Internal energy. जब वो किसी बॉडी से निकल के बह के जब दूसरे में जाएगा तो बहती हुई एनर्जी का नाम क्या है? हीट है। जैसे ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर्स को हम लोग गंगा नहीं कह सकते कि गंगा है, और जो समुद्र मिल जाएगी तो भी गंगा नहीं कहते। वो बीच में जो बह रही है, वही पानी जो बह रहा है उसी को हम नदी, रिवर कहते हैं। तो कहीं एक जगह डिपॉजिट था तो इट वॉज नॉट रिवर, कहीं समुद्र मिल गया, इट इज नॉट रिवर, दैट फ्लोइंग पार्ट इज क्या? रिवर, and here that river is heat. ठीक है? Okay, so this is how we define heat. So we can say that
हीट इज ए मेथड टू एक्सचेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। हम किसी बॉडी का इंटरनल एनर्जी घटाने बढ़ाने के लिए हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने कहा बाहर से हीट आया, इसका मतलब किसी दूसरे बॉडी का इंटरनल एनर्जी बह के हमारे अंदर आया, तो हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। हमारे बॉडी में से हीट निकल कर दूसरे में गया, तो अब हीट नहीं, हम क्या बोलेंगे, हमारा बॉडी का इंटरनल एनर्जी बहता हुआ हीट के फॉर्म में बाहर गया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इंटरनल एनर्जी बाहर चले गया। ये वो बाहर गया तो इंटरनल कैसे रहा। सो जब बाहर चले जाएगा बॉडी को तो उसका हम नाम दे देंगे हीट। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिफाइन किया हीट। अब बात आता है कि जब ये हीट किसी सिस्टम के अंदर हीट नहीं हो सकता। सिस्टम के अंदर जब है तो उसी एनर्जी का नाम है इंटरनल एनर्जी। हीट किसी बॉडी के अंदर नहीं होता, हमेशा बॉडी से बाहर जाएगा, बॉडी से बाहर से आएगा। सो जैसा हम लोगों ने बात किया कि हीट यहाँ से बह के यहाँ गया, तो हम लोग कहा कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बहा। तो ऐसा हम लोग ऑब्जर्व किए हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी एनर्जी फ्लो करता है। ये कोई पूछे, कन्फ्यूजन कोई करेगी, बताओ इंटरनल एनर्जी हाई इंटरनल एनर्जी से लो इंटरनल एनर्जी बहता है कि लो से हाई बहता है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो और उससे बह के वो कम इंटरनल एनर्जी में चले जाए, ऐसा हो सकता है। और उल्टा भी हो सकता है कि लो वाला की एनर्जी निकल के हाई में भी जा सकता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी से नहीं मतलब है, टेम्परेचर से मतलब है। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ऐसा 2 कंटेनर्स है जो आपस में नीचे से पाइप से जुड़े हुए हैं। ये 2 कंटेनर्स हैं जो आपस में पाइप से जुड़े हुए हैं ऐसे। अब हम इसमें इतना पानी भरा हुआ, इतना सा पानी भरा हुआ इसमें, ठीक है, इतना मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है ऐसा, इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ, ये नल है, बीच में टैप है जो हम खोल सकते हैं। ये पतला होने की वजह से ये अमाउंट ज़्यादा है, हम थोड़ा और बना देते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है, बिकॉज इसका एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बताइए अगर हम इस टैप को खोल देते हैं तो पानी ज़्यादा वॉल्यूम में से कम में जाएगा कि कम से ज़्यादा में जाएगा? नहीं, ये भी इधर से इधर आना चालू हो जाएगा। इधर वॉल्यूम कम है तो इधर इसी में से तो लो वॉल्यूम में से हाई वॉल्यूम जाना चालू हो जाएगा। बिकॉज जो पानी का बहाव है वो वॉल्यूम से नहीं, हाइट से है, प्रेशर से होता है। रोचीज प्रेशर नाम सुना होगा, उससे होता है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी बहेगा, न कि ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का मतलब मन में रखिए वॉल्यूम ऑफ एनर्जी टोटल, बट उसका जो फ्लो है वो उसके टोटल अमाउंट से नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस होना है। वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऐसा फ्लो करेगी, बट छोटा से बड़ा, बड़ा छोटा हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमको इंटरनल एनर्जी पढ़ना है तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और किसका कम है, तभी तो पता चलेगा कि क्या किस में से किस में बहेगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये बात समझ में आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया, इसी को तो नापना है, इसी को तो कैलकुलेट करना है, और इसमें जो चेंज होगा वो हीट से होगा, और हीट तभी समझ में आएगा जब इंटरनल एनर्जी फ्लो करेगी, और इंटरनल एनर्जी फ्लो करेगी जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। यानी हमको बॉडी का टेम्परेचर का पता लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग हीट पढ़ने से पहले अब पढ़ेंगे पहले टेम्परेचर। आप जानते हैं हीट अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। असली पढ़ना क्या, इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम टेम्परेचर जान जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी का फ्लो सीख जाएंगे, कहाँ से कहाँ हो रहा है, और जब जितना फ्लो होगा वही हीट होगा।
तो हीट का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इसलिए हम लोग सारा फोकस पहले टेम्परेचर पढ़ने पर लगाते हैं, कैसे किसी बॉडी का हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, और तब फिर हम लोग हीट और एनर्जी पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर कैसे नापेंगे? तो टेम्परेचर एक रिलेटिव टर्म है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव टर्म है। जैसे कि किसी चीज़ को हम ठंडा कहते हैं, किसी को गर्म कहते हैं, तो हमारा अनुभव है। हम जिसको ठंडा कहते हैं हो सकता है कोई इसको गर्म कहे, जिसको हम गर्म कह रहे हैं कोई इसको ठंडा कह सकता है। तो हम ये कह दें कि टेम्परेचर से ठंडा गर्म को पता चलता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते हैं कि वो कह सकता है कि वो दो चीज़ों में कौन ठंडा है कौन गर्म है वो टेम्परेचर से बता सकता है, बट सब वैसा ही बताएंगे ये तो नहीं हो सकता। एक ही चीज़ को कोई लोग कई अलग रिलेटिव है नहीं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 कंटेनर्स है ऐसे XYZ 3 कंटेनर है। X में मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, ठीक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें जो वाटर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक। अब मिस्टर वाई जो है, ये मिस्टर वाई है, ये मिस्टर जेड है। मिस्टर वाई से कहा गया कि आप अपना हाथ इसमें डालो, 0 में डालो, उस कंटेनर में हाथ डालो। डाले हुए मिस्टर वाई इसमें हाथ डाले, मिस्टर जेड इसमें हाथ डाले। मिस्टर वाई से कहा गया कि हाथ डाले रहो, अब निकाल के इस एक्स में हाथ उस पानी में डालो और बोलो कैसा लगा। तो ये क्या बोलेंगे कि ये तो गर्म है सर, 0 पे हाथ था, जब 10 में जाए तुमको गर्म लगेगा, वो कहेंगे तो गर्म है सर। जबकि मिस्टर जेड जो आप डालिए इसमें हाथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर डालिए तो उनको तो बहुत गर्म लगेगा, क्योंकि अब आप 10 में डालिए तो 60 के बाद जब वो 10 डालेंगे तो कहेंगे ये तो ठंडा ही है, तो सही है सर ठंडा है। तो मिस्टर वाई ने इसको क्या कहा था? गर्म, कि गर्म है, और मिस्टर एक्स ने इसको क्या कहा? ठंडा। तो ये किसी ने 10 डिग्री सेंटीग्रेड को ठंडा भी कहा, किसी ने इसको गर्म भी कहा। सो टेम्परेचर से कह देंगे कोई बॉडी ठंडा है गर्म है, तो ये कहना ठीक नहीं है। किसी एक ऑब्जर्वर के लिए टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस का डिग्री बता सकता है, किसी एक ऑब्जर्वर के लिए, नॉट फॉर ऑल ऑब्जर्वर। सही बात है। तो नोट कर लेते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स, इट गिव्स द degree of hotness or coldness, is the degree of hotness or coldness of an object for an observer, of an object for an observer। किसी एक ऑब्जर्वर के लिए ऐसा होगा। ठीक बात। तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा, इसके अब अगर हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि हम कोई लॉ डिफाइन करते हैं तो सबको लागू होना चाहिए। नहीं, न्यूटन्स लॉ हम लोग लगाए तो न्यूटन्स लॉ सब पे लागू होना चाहिए, कि भाई हम लगाएं तो आप लगाएं तो लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। और हम जो लॉ आप लगा रहे वही लॉ हम भी लगाएं। तो हम लोग को अगर टेम्परेचर को फिजिकल क्वांटिटी अगर बनाना है तो उसका एक एब्सोल्यूट नापना पड़ेगा, ताकि हम जो किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 कहें तो जब आप पढ़ें तो भी आप भी उसको 10 ही कहें, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे फिजिक्स में। तो मेजरमेंट सबके लिए जब तक सेम नहीं होगा फिर कैसे सॉल्व होगा। सो अब हम लोग, सिंस ये अलग अलग ऑब्जर्वर का अलग अलग बात हो जा रहा है, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा
अपने को हटाते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग नाप देंगे, हम लोग के नाप में फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए जब ऐसा होता है कि जब अलग अलग आदमी अलग अलग कहना चालू करता है, तो फिर थर्ड बॉडी से नपवाते हैं जो चेंज ना करे, और थर्ड बॉडी की बात हम सब ऑब्जर्वर मान लेते हैं। जैसे यहाँ थर्ड बॉडी होगा, उसका नाम होगा थर्मामीटर, नाम तो आप जानते ही। तो हम लोग थर्मामीटर डेवलप करेंगे जो नापेंगे इसके किसी बॉडी के टेम्परेचर, और फिर सब लोग कहेंगे ये थर्मामीटर इतना नापा, तो हम भी 10 कहेंगे, आप भी 10 कह लीजिएगा, रीडिंग एक जैसी हो जाएगी। सो हम लोग इसको ऐसे करने जा रहे हैं, एक बात। दूसरा बात, आप फिजिक्स में ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो दिखती हैं, विजिबल है, जैसे कि कुछ का लेंथ है, हाइट है ना, दिखने वाली चीज़ें हैं। तो उनको नापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है डायरेक्ट। अगर इस बोर्ड का हाइट नापना है तो हमारे पास टेप होता, टेप लगाए और हाइट नाप दिया इसका। लेकिन ऐसी सारी क्वांटिटी तो नहीं है कि सब विजिबल ही हो। बहुत सारी क्वांटिटी जो महसूस की जाती हैं विजिबल नहीं होती। जैसे ये टेम्परेचर, अब आप कहीं जाएंगे तो आपको गर्म ठंडा लगेगा, बस उसका टेम्परेचर तो नहीं बता सकते कितना टेम्परेचर है। तो उसके लिए जब, और हाइट बता सकते हैं कि भाई इसका हाइट इतना, नाप के सब लोग भी बता सकते हैं, देखो दिख रहा है हाइट, बट ये दिखने वाला चीज़ नहीं है। तो देखेंगे आप फिजिक्स में जहाँ भी चीज़ें दिखने वाली नहीं होती हैं, तो उस क्वांटिटी को नाप के उसके इफ़ेक्ट को नापते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा, उस इफ़ेक्ट के करस्पॉन्डिंग नापते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नापा आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो हमको नहीं दिखेगा, तो हम चार्ज पर फोर्स नापते हैं, बिकॉज फोर्स चलाता है तो महसूस कर सकते हैं। तो फील्ड नाप के फोर्स नापते हैं। ग्रेविटेशनल में भी हम लोग, ग्रेविटी फील्ड हम लोग रहते हैं, कोई फील्ड दिखता नहीं है, महसूस तो होता है, इसलिए मास पर फोर्स को नापते हैं। तो जो चीज़ें इनविजिबल होती हैं, जो नहीं दिखती हैं, उनको न नाप के उनके इफ़ेक्ट्स को नापते हैं। एयर, गैस, यहाँ पे सांस ले रहे जरूर, बट हवा दिख नहीं रही मेरे को, तो हम एयर को नहीं नापते। क्या नापते हैं? इसका वॉल्यूम, इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर, है ना। और कहेंगे इन चीज़ों से हम गैस को जानेंगे, बिकॉज गैस नहीं दिख रही। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको हम नहीं देखते हैं, तो उन क्वांटिटी को ना नाप के उनके हम इफ़ेक्ट्स को नापते हैं। ठीक है, तो वही काम हमको यहाँ भी करना होगा। तो हमको ऐसी क्वांटिटी पता लगाना होगा जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता होगा। तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज। थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज, तो थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज कौन क्वांटिटी हो गई? वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिन पर टेम्परेचर का चेंज का इफेक्ट पड़ता हो। नोट कर दिया जाए कि थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी लिखा जाए। quantities which are affected by change in temperature. Quantities which are affected by change in temperature. For example, अभी बात हुआ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, फैलता है ना। मेटल रॉड गर्म करने से उसकी लंबाई बढ़ जाती, तो लंबाई बढ़ा, जैसे लंबाई फिर थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी हो गई। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, गैस का प्रेशर बदलता है तो प्रेशर भी हो सकता है। रेजिस्टेंस बदलता है, सुना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदलता है, वो भी हो सकता है। और ऐसा बहुत सारे क्वांटिटी है। तो इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज, जो टेम्परेचर के प्रभाव से प्रभावित होती है। अब इन्हीं को यूज करके हम टेम्परेचर को नापने वाले डिवाइस थर्मामीटर्स बना सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं थर्मामीटर्स।
थर्मोमीटर। तो इनमें से कई क्वांटिटी यूज करके बना सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो क्वांटिटी थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी जो ले रहे हैं, थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी जो ले रहे हैं, इस बार हम मान लीजिए हम लोग लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ लेके हम लोग, लेंथ नाप के हम लोग टेम्परेचर नापने जा रहे हैं। तो लेंथ है जो थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो आपने अगर डिजिटल नहीं, एनालॉग जो थर्मीटर्स होते हैं, फीवर नापते मुंह में डाल के, तो उनमें ऐसा ना वो मरकरी का हाइट नापते, कितना मरकरी चढ़ा है, हाइट नापते, तो वो भी लेंथ, हाइट इज ऑफ कोर्स लेंथ, तो वही वो भी इस पे काम करेगा। तो जो वो मरकरी थर्मीटर्स होते हैं वो लेंथ ही नाप जाते हैं, वो भी इसी आधारित पर काम करेंगे। चलिए, मतलब हम लोग किसी कोई एक हमारे, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या, एक रॉड, एक मेटालिक रॉड हो गया, मेटालिक रॉड हो गया जिसका लेंथ बदलने से, टेम्परेचर बदलने से उसका लेंथ बदल रहा है। तो ये रॉड हमारे लिए एक थर्मामीटर की तरह काम करने जा रहा है। इसका लेंथ नापेंगे और उसका टेम्परेचर नाप जाएगा। तो अब इसका लेंथ कैसे बदलता है तो पता होना चाहिए। जैसे कि इसका हम लोग अगर इफ़ जरूर नहीं है ऐसा, इफ़ लीनियर बदले, इसका लीनियर वेरिएशन मान लीजिए, लीनियर वेरिएशन विथ टेम्परेचर ऐसा है। जैसे कि कैसा, L इक्वल टू L0 1 प्लस कुछ A इंटू टेम्परेचर, ये लीनियर हुआ। अब ये पता होना चाहिए कि हाँ लीनियर है कि स्क्वायर पैराबोलिकली बदल रहा है, कैसे बदल रहा है पता होना चाहिए। जैसे ये हमने माना कि ऐसा है तो कैसे होगा। चलिए, रॉड, किसी रॉड का टेम्परेचर ऐसा, लेंथ ऐसे बदलता हो तो हम कैसे नापना चाहते हैं। तो इस रॉड का अब लीनियर है तो पता है। अब इसके बाद हमको A नहीं पता है और L0 नहीं पता है। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, जनरल लिख लेते हैं, कुछ AB ऐसा लिख लेते हैं समझने के लिए, लीनियर A प्लस बी टी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी टाइप का। तो हमको AB का पता लगाना होगा। AB अगर बालक पता चल गया तो L नाप के हम T नाप लेंगे। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। हम लोग यहाँ से नापना है हमको टेम्परेचर, तो यह आ जाएगा L माइनस A/B। तो यानी हमको A और B पता चलाना है। AB का पता चल गया तो हम T नाप लेंगे, ये कोशिश करना है। अब AB कैसे नापेंगे, दो अननोन है तो ऐसे दो इक्वेशन चाहिए तभी सॉल्व होगा। अब दो इक्वेशन कैसे बनेगा, कहाँ से लाएंगे, तो हमको कुछ तो पता होना चाहिए। कहीं का तो इसका लेंथ पता होना चाहिए। अब कहीं का लेंथ पता हो फिर तो टेम्परेचर निकल आता। तो ये एक समस्या है। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसी कोई सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका ये पता हो, उसके दो एक्सट्रीमिटीज़ पता हो, वो कब कब होता है। जैसे वाटर है, वाटर पता है कि 0 के नीचे जाओगे तो बर्फ़ हो जाएगा और 100 के ऊपर जाओगे तो वेपर बन जाएगा। तो ये हमारे लिए काम का चीज़ है। हम पानी को ठंडा करते करते जब बर्फ़ दिखना चालू हो जाए, इसका मतलब वहाँ पर नापने की ज़रूरत नहीं है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब उसको बॉयल कर, जब लगे वेपर निकलने, तो उसमें कोई नापने की ज़रूरत नहीं, उसका टेम्परेचर 100 है। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस हमारे लिए है जिसके दोनों एक्सट्रीम पता है और हमको उसका टेम्परेचर नापने की ज़रूरत नहीं है, वो नोन है। तो हम लोग इसी को यूज़ करने जा रहे हैं, वाटर को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लिया जिसका टेम्परेचर 0 यानी उसमें कुछ आइस दिखने लगे, और अपने रॉड को इसमें हम लोग डाल देंगे। इस रॉड को इसमें डाल देंगे ऐसा, ठीक है। और रॉड को डाल लेंगे, थोड़ी देर इंतजार करता है कि रॉड का टेम्परेचर कंटेनर के बराबर हो जाए, और निकाल के उसका लेंथ नाप लेंगे, लेंथ नाप रॉड का। तो क्या उस लेंथ को मान लें हम L0 कह लिए, A प्लस B इंटू 0,
इम्प्लाई यहाँ से पता चल गया कि L0 इज कितना A, एक तो ये पता चल गया, A का वैल्यू पता चल गया, मतलब उस जो आइस बकेट है उसमें जो रॉड का लेंथ होगा वही क्या है, A है, A पता चल गया। फिर हम क्या करेंगे, एक वाटर लेंगे जिसमें वाटर बॉयल हो रहा हो, वेपर निकल रहा हो उसमें से, उसमें उस रॉड को हम डाल देंगे ना, और तुरंत निकाल के फिर नाप लेंगे, थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे ताकि उसका टेम्परेचर पानी के बराबर हो जाए, और तुरंत निकाल के फिर नाप लेंगे। तो उस समय हमारा लेंथ जो है मान लीजिए L100 हो जाएगा, और हो जाएगा A प्लस B इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से A निकाल चुके तो हमको B निकल जाएगा, तो हमारे यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई L100 माइनस A अपान B 100, यानी B की वैल्यू हो गई L100 माइनस L0 अपान 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब A की वैल्यू निकल गया, B की वैल्यू निकल गया, तब हम T की वैल्यू निकाल लेंगे। सो T का फॉर्मूला बना L माइनस A मतलब L0 अपान L100 माइनस L0 ऊपर गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कि अब हम ये L0 और L100 की वैल्यू हम निकाल लिए। अब जहाँ भी आज इस रूम का टेम्परेचर अगर नापना है हमको, तो हम ले आएंगे इस थर्मीटर को, और यहाँ पर लेंथ ना L0 और L100 तो पता रहेगा, यहाँ पे जो लेंथ है उसको नापेंगे, उसको वैल्यू पुट करेंगे तो इस रूम का टेम्परेचर हमको निकल जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो हमारा रॉड है, मान लीजिए ऐसा रॉड है, दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए थर्मोमीटर, देन अलॉन्ग विथ दिस थर्मोमीटर हमको क्या करना होगा, जैसे हम लोगों ने एक फैक्ट्री खोली जिसमें हम थर्मोमीटर बनाते हैं, किसका, तो रॉड का थर्मोमीटर बनाते हैं। तो हम जब अपने कस्टमर को बेचेंगे तो एक पैकेट होगा, जिससे आपका हर सामान, मोबाइल है तो किसी बॉक्स में होता है, तो हम एक बॉक्स लेंगे, अपना कंपनी का नाम लिखेंगे, और उसमें क्या क्या रखेंगे, तो एक रॉड रखेंगे, एक स्केल रखेंगे रॉड से थोड़ी बड़ी, ताकि हम नापने के लिए भी इसका अपने कस्टमर को देंगे कि जहाँ जाइएगा नापिएगा, बस नाप के L पुट कीजिएगा, आपको T आ जाएगा। तो उसमें एक रॉड रखेंगे, जो ये रॉड होगा, एक स्केल रख देंगे, और एक होता है ना मैनुअल, वैसे एक मैनुअल भी रखना पड़ेगा। इस मैनुअल में क्या, ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, L0 L100 की वैल्यू लिखी रहेगी, नीचे में तो L0 में से L100 हटा के ही लिख देंगे हम लोग, वैल्यू ही पुट कर देंगे। तो उस मैनुअल में इसको यूज करने का तरीका लिखा रहेगा और फॉर्मूला लिखा रहेगा। तो यूज करने के तरीके में क्या लिखा जाएगा कि आप इस थर्मोमीटर को जहाँ भी यूज करना चाहते हैं वहाँ रख दीजिए, थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए ताकि इसका टेम्परेचर बाहर के बराबर हो जाए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और फिर बॉक्स में से जो स्केल है उसका लेंथ नापिए, उसका लेंथ नाप लीजिए, और लेंथ नाप के L की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए फॉर्मूले में, आपको उस रूम का टेम्परेचर का वैल्यू निकल आएगा। ऐसा तो करेंगे। सो दिस इज हाउ वी फ्रेम ए थर्मोमीटर यूजिंग द लेंथ एज ए थर्मेट्रिक क्वांटिटी, है ना। अब आज से जितने लेंथ वाले होंगे, और नहीं कहेगा तो ये लीनियर मान के चलेंगे हम लोग, जितने लेंथ पे बेस्ड थर्मोमीटर्स होंगे उनको हम लोग ए फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियरली जहाँ जहाँ भी होगा, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, लेकिन आप भी बात जानते हैं कि सर लीनियर तो नहीं होते हैं, लीनियर तो एक्सपेंसिव नहीं होता है, बाद में हमेशा कर्व आ जाता है। सही बात है, यह एक्चुअल बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखे होंगे, जो थर्मोमीटर बात हो रही थी जिसमें मरकरी हाइट चढ़ता है फीवर बढ़ने से, उसमें आप नहीं देखेंगे तो देखिएगा कि शुरू के जो डिविजन्स है इधर से 30, 40, 50, तो उसमें बड़ा बड़ा गैप है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वो गैप पतला पतला होने चालू हो जाता है। कहने का मतलब कि 40 से 42 के बीच में जितना गैप है, 90 से 92 के बीच में गैप उतना नहीं है, 90 से 92 के बीच में कम गैप है, बिकॉज वो ग्राफ शुरू में ऐसा घूमने लगता है। कहने मतलब
वहाँ पर थोड़ा बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, ग्रेडियंट कम हो जाता है। इसी की वजह से, नहीं तो लीनियर होता तो क्या होता, हर दो जगह का राइज का रेशियो क्या होता, सेम होता, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए जो हकीकत में जो वो बनाते हैं वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं किस रेंज पे कैसे, उसी के हिसाब से उसमें कैलिब्रेशन करते हैं। अब कैलिब्रेशन में क्या करते हैं, नापते लेंथ हैं लेकिन बगल में मिलीमीटर सेंटीमीटर ना लिखे, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, बिकॉज उनको पता था कि जब इतना मरकरी होगा इसका मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नापे थे स्केल से कि यहाँ तक हाइट पे 50 लिखना है, बट उसको 50 ना लिख वहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ, और हाइट में कुछ ही सेंटीमीटर होगा। तो दिस सेंटीमीटर इक्वल टू 50, दिस सेंटीमीटर इक्वल टू 60, दिस इक्वल टू 70। तो वो लोग नापे स्केल से पर लिख दिए 50, 60, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए कैलिब्रेशन सेंटीग्रेड में कर दे, बिकॉज अभी फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप ये काम, आप भी जो आप फैक्ट्री बनाएंगे आप भी ये काम कर सकते हैं कि जो आप स्केल उसमें दीजिए उस पर सेंटीमीटर मिलीमीटर मत लिखिए, उसमें टेम्परेचर ही लिखिए कि रॉड अगर आपका यहाँ आता है तो आप यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ रॉड है तो 30 है। तो वो और आपकी ये रिसर्च जब करेंगे, अगर आप एक बार रिसर्च कर ले तो वैसे रॉड बार बार बनाना है, यही R&D हुआ अपने आपके कंपनी का। तो आप एक बार बना लिए तो वो आपके कंपनी कस्टमर ज़्यादा खुशी होगा, और दूसरा आदमी ऐसा बनाएगा तो गुस्सा आ जाएगा कि यार हमको तुम बुखार नापना है कि मुझे ये तुम्हारा कैलकुलेशन करना है, और आपका कंपनी चले, बिकॉज आप तो बस वो रॉड रखेगा उसका सीधे टेम्परेचर बता देगा। इसलिए हमको जो नाप, इसीलिए कैलिब्रेशन जो नापते वही करते हैं, यही से सारा इंस्ट्रूमेंट्स बना है। वोल्टमीटर, एमीटर, ऐसा घूमता है एंगल, जब आप पढ़ेंगे 12th में तो थीटा कितना एंगल घूमता है पता चलता है, एंगल का फार्मूला अंदर होता है, बट वहाँ लिखा रहता है मिलीमीटर, मिली एम्पियर, एम्पियर, जो कितना घुमा वहाँ पे एम्पियर मिली पर लिखते हैं। तक दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वहाँ पर वैल्यू नापा जाए, न कि वो जो नाप रहा है लेंथ, बट वहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो, नाप रहा एंगल वहाँ पर एम्पियर लिखा हो, वो वोल्ट लिखा हो। दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन। उसी तरीके से थर्मीटर का भी कैलिब्रेशन फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, है ना। दिस इज नोन एज कैलिब्रेशन। सो जैसे इस रॉड को कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे सभी थर्मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक समस्या ये है, आप देखे होंगे कि एक ही टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में अलग कहते हैं, फ़ारेनहाइट वाले अलग कहते हैं, केल्विन में अलग कहता है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है, और ये गड़बड़ी किससे आई होगी, वो कैलिब्रेशन से। तो उन्होंने कुछ से कुछ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन है तो बॉडी सेम, सबको तो टेम्परेचर एक ही बोलना पड़ेगा। जो हम बोले वो डिग्री सेंटीग्रेड बोले, वो सब बोले। जैसे इस रूम का टेम्परेचर नापना है तो हम लोग अपना थर्मोमीटर से नापेंगे जितना, तो अपना स्केल पे चल लिखे रहेंगे हम। तो जो हम कहें वही सबको कहना चाहिए। इसी के लिए तो पढ़ाई चालू हुआ कि जब सब लोग अलग, किसी को कोई ठंडा कोई गर्म कहेगा तो कैसे समस्या हो जाएगी, फिर तो वही बात होगी। अभी भी समस्या वही है, सेम टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में अलग कहते हैं, फ़ारेनहाइट अलग कहते हैं, केल्विन अलग कहेंगे, तो अभी झगड़ा वहीं का वहीं है। तो इस झगड़ा को सुलझाने के लिए हम लोग को सब में से आम सहमति करानी होगी कि सब लोग एक जैसा बोलें, और इसको करने के लिए सब में आपस में रिलेशन बनाना होगा कि आपस में झगड़ा ना हो। तो वो हम लोग करने जा रहे हैं कि किसी एक टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में कहते हैं तो फ़ारेनहाइट वालों क्या बोलेंगे, केल्विन वाले क्या बोलेंगे, ताकि सब में क्या है, सेम है। तो हम लोग आपस में रिलेशन बना सकते हैं। तो वही लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। ये बहुत सिंपल है, इसको याद नहीं करना, समझना है, ताकि समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन इस पर फिक्स हो जाता है। बिकॉज वो हर बार एक नया, जैसे वाला कहेगा हर बार एक नया ही कोई स्केल बना देगा,
डिग्री फ़ारेनहाइट और इनके अलावा कोई नया साइंटिस्ट का नाम लिख देगा, वो बोल रहे हैं तो उनका बताओ। इसलिए फार्मूला से काम में समझदारी से काम करना हो। देखिए कैसे हमने क्या किया, ये थर्मोमीटर लिया, वही मरकरी वाला थर्मोमीटर लिया, 3 थर्मोमीटर लिया हमने एकदम एक जैसा, कोई किसी का, सब एक ही जैसा। ये तीनों थर्मोमीटर एक जैसा है, कांच का बना है, नीचे में ये मरकरी यहाँ पर ही जाती है। ये तीनों एक जैसा थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, एकदम एक जैसा, हाइट मरकरी एकदम सब कुछ बराबर और सब कुछ ऐसा लिखा गया। अब कहा गया कि एक मौका दिया गया सेंटीग्रेड को, एक दिया गया फ़ारेनहाइट को, एक दिया गया केल्विन को। तभी एक जगह, जब तीनों एक जगह लोग आएंगे तभी आप में सहमति बनेगा और एक फार्मूला आपस में रिलेशन बनेगा, तीनों को बुलाया जाएगा। तो उनको बुलाया जाएगा, सेल्सियस को बुलाया गया कि आप आइए, आप इस पे अपना कैलिब्रेशन कीजिए, जबकि है तीनों एक जैसा, ध्यान रखेंगे, कैलिब्रेशन कीजिए। कहते ठीक है, उनको नियम बता दिया जाएगा कि सर हम लोग वाटर को रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब ये जो यहाँ पे सब लिख लोगे, जो जीरो वाला इसको बोलते हैं आइस पॉइंट, इसको बोलते हैं आइस पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट, दैट इज कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस महाराज आए और आइस पॉइंट पे हम कर दे रहे हैं आपको थर्मोमीटर को, उस पर कुछ रीडिंग लिखिए और स्टीम पॉइंट कर दे लिख दीजिए, बाकी अपना वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लाएंगे वाटर, ये वाला आइस पॉइंट यहाँ जो बर्फ़ वाला के यहाँ रख देंगे, तो मरकरी बर्फ़ पे हो गया। मान लो 12 मरकरी हमको, जो जीरो वाली मरकरी हमको यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे दिखती है मरकरी जीरो पर। तो तीनों लोग बुलाया गया कि सबके नीचे में मरकरी का बाथ रख दिया गया। तो बताओ, जब सबके नीचे एक जैसा मरकरी है और सबके नीचे आइस बाथ रखा हुआ है, तो क्या सब में इक्वल मरकरी नहीं चढ़ेगी कि केल्विन को देख कर डर जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना, बिकॉज बर्फ़ तो सब सेम है। मरकरी सब, जब हम लोग मरकरी सब सेम यूज किए हैं, अमाउंट सेम यूज किए हैं, रेडियस ऑफ द पाइप सेम यूज किए हैं, तो सब जगह अगर मरकरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रखे हैं हम मरकरी को, तो सब जगह इक्वल हाइट चढ़ेगा। पॉइंट समझने बात। अब इन तीनों महानुभाव लोगों से बोला कि अपना 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 बोलिए। तो सेल्सियस ने कहा कि मैं इस समय जो बर्फ़ दिख रहा है मेरे को, और जहाँ मरकरी है, मैं इसको ना 0 बोलूँगा, मैं इसी को 0 बोलूँगा। सर आपकी मर्जी। मिस्टर फ़ारेनहाइट आए, उन्होंने कहा आप बोलिए सर। तो उनको लगा कि 0 बोले, थोड़ा हम ज़्यादा बोले, तो उन्होंने इसको 32 बोला। उन्हें पता नहीं कैसे उनको 32 आया, आगे की बात है, अभी हम लोग थोड़ा लाइट मूड बात कर रहे हैं। उन्होंने इसको 32 कहा, उसी चीज़ को। और लॉर्ड केल्विन ने कहा कि मेरा तो यहाँ पर रहेगा 273, जबकि मरकरी बेचारा एक ही है। कहने दीजिए, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, कहने दीजिए। क्योंकि अब जरा सा वेट कीजिए सब लोग, हम लोग स्टीम पॉइंट भी नाप लेते हैं, फिर आप लोग काम ख़त्म, आप लोग जाइए, हम लोग रिलेशन बना लेंगे। तो हम लोग तीनों के नीचे क्या लाए, स्टीम का बॉइलिंग वाटर ला के नीचे रख दिए सबके। तो मरकरी गर्म हुआ, इसमें मरकरी मान लो बेटा यहाँ चढ़ा, तो इसमें कहाँ चढ़ेगा, ज़्यादा कि कम कि वहीं चढ़ेगा। मरकरी क्या पता कौन क्या कर रहा है, कौन यहाँ खड़ा है, क्या है। ये सब एक जैसा मरकरी है, एक जैसा पाइप है, एक जैसा मटेरियल है, तो एक ही हाइट चढ़ेगा। ये तो क्लियर बात है। तो अब कहा गया सर आप आइए, सेल्सियस महाराज आइए, बोलिए क्या कहते हैं। तो कहा देखिए ये 0 है, ये मैं ना इसमें 100 डिविजन्स करना चाहता हूँ, इसमें 100 डिविजन्स कर देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको 100 करना चाहते हैं। 100 डिविजन्स, तो 0 से 100 कर दीजिए। थैंक यू, आप छोड़ दीजिए। मिस्टर फ़ारेनहाइट आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा कि सर ये 100 किए हैं, लेकिन मैं इसमें इन्होंने 100 किया था, इन्होंने कहा मैं इसमें 180 डिवीजन करूँगा, मेरा ज़्यादा होगा। आपकी मर्जी, 120 कर लीजिए, 180 कर लीजिए। तो 180 अलग किए होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये 212 नहीं 212 हो जाएगा। इनको कहा गया तो कहे कि हम भी 100 ही लेंगे, हम ज़्यादा नहीं, हम भी 100 लेंगे, हम भी 100 डिवीजन बनाएंगे। इसका मतलब ये इसको कहना चाहते थे 373। इन लोगों ने एसएस स्केल बनाया है, इन्होंने इस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट के जो 100 डिवीजन्स बनाए हैं, इन्होंने 32 इसमें 180 डिवीजन्स बनाए हैं, इन्होंने 100 डिवीजन्स बनाए हैं। अब तीनों महाराज को है, आप लोग बैठिए, अब हम लोग आप तीनों में सहमति बनाने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बालक, क्या कि फ़ारेनहाइट का एक खाना, एक डिवीज़न, और सेल्सियस का एक डिवीज़न, केल्विन का एक डिवीज़न, कौन छोटा कौन बड़ा। तो इतना ही दूर में 100 इनका है, इतना ही दूर में 100 इनका है, यानी इनका एक डिवीज़न, इनका एक डिवीज़न बराबर होगा। लेकिन ये महाराज ज़्यादा बोल के अपने हीरो बन रहे थे, बट उनका डिवीज़न छोटे हो गए। उतने दूर में उन्होंने 180 डाल दिया, तो इनके छोटे छोटे डिवीज़न हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज स्मॉलर देन 1 डिग्री क्या, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। इसीलिए तो 105 बुखार हो जाता, किसी को सुना है। तो 105 फ़ारेनहाइट होता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो क्या होगा, बॉयल हो जाएंगे। 100 पर तो पानी बॉयल हो जाता भाई। इसीलिए छोटा है, छोटा होने की वजह यही कि इन्होंने 180 कर दिया था। अब तीनों लोग बैठा दिए, सहमति हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए सर, अब हम लोग इस रूम का टेम्परेचर नापने जा रहे हैं। तो रूम नापने जा रहे हैं, तो हम लोग अभी छोड़ दिए, यहाँ पर मरकरी हटा दिए, तो रूम का टेम्परेचर से ये तीनों मरकरी गर्म हो गई। मान लो इस मरकरी यहाँ तक चढ़ी, ये मरकरी यहाँ तक, तो इक्वल चढ़ेगी। इस रूम में मरकरी लाएंगे तो जितना यहाँ गर्म उतना ही यहाँ मरकरी को तो सेम टेम्परेचर तीनों एक पे है, तो तीनों यहाँ चढ़ गई। इनका कहें सर आप इसको C डिग्री सेंटीग्रेड कहिएगा, आप इसको F फ़ारेनहाइट कहिएगा, आप K केल्विन कहिएगा, है ना। अब आपस में रिलेशन लिख देते हैं हम लोग। तो रिलेशन में क्या होगा, हम लोग इनसे बातें ना किया जाए, ये लोग क्या कहें, हमसे क्या मतलब। हम लोग एक काम किया जाए, हम लोग यहाँ देखा जाए कि हुआ क्या है। ये जितना डिवीज़न किए होंगे, ये हाइट अपान ये हाइट, ये हाइट अपान ये हाइट, और ये हाइट अपान ये हाइट, इतना का वैल्यू अपन टोटल वैल्यू अगर कर देंगे तो इनके डिवीजन्स कट जाएंगे आपस में, पर डिवीजन इक्वल हो जाएगा। यानी इसको आप 100 कहते हैं तो इसको कितना कहिएगा, इसको 180 कहते इतना किसको कहिएगा, आप इसको 100 कहते इसको कितना कहिएगा। और ये तो फ्रैक्शन तो सबका सेम होना चाहिए, बिकॉज हमारा हाइट पूरे का इतना चढ़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि C-0 अपान 100 - 0 शुड बी इक्वल टू इनका क्या, F - 32 अपान 180 इज इक्वल टू कितना, K - 273 अपान कितना 100। ये तो फ्रैक्शन सब में सेम होना चाहिए। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस 3 स्केल्स। समझे बात, इसके ये रिलेशन हो गया। अभी आपके लिए फॉर्मूला हो गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। रीडिंग माइनस आइस पॉइंट रीडिंग अपान कैलिब्रेशन, रीडिंग आइस पॉइंट कैलिब्रेशन, रीडिंग आइस पॉइंट कैलिब्रेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल थर्मोमीटर्स, बिकॉज सबके लिए मरकरी सेम है और सबके लिए टेम्परेचर सेम है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम। इवन मैं एक और कह दूं, यहाँ पर एक और बना दूं, एक और थर्मोमीटर, और क्वेश्चन में यही वाला आता है, इसको वो कहते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर। फॉल्टी थर्मोमीटर कह देगा। फॉल्टी क्यों, क्योंकि मान लो उसने आइस पॉइंट को उन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया और उन्होंने उसमें 200 डिविजन्स ले लिए, ऐसा तो किसी साइंटिस्ट का नहीं है,
हो सकता है कि इसी सेल्सियस का जो ये थर्मामीटर बना था उसमें गलती छप गया हो, यहाँ 20 छप गया हो, यहाँ पर 200 छप गया हो, तो यहाँ 220 हो जाएगा वाला। ये छप गया, या किसी नए साइंटिस्ट ने ऐसा खोज जो 32 मान सकते हैं, तो 20 तो और प्यारा नंबर है, क्या दिक्कत है? 20 भी सही है। आप 180 तो हम 200 मानेंगे, क्या दिक्कत है? तो क्वेश्चन में इसको फॉल्टी कह के आता है। बट मेरा तो कहना है कि आइदर ऑल आर फॉल्टी और नन ऑफ देम इज फॉल्टी। नहीं भाई, आप कुछ कहो तो सही है, ये कुछ कह तो गलत है। आइदर ऑल देयर आर फॉल्टी और नन ऑफ देम इज फॉल्टी। What do I want to say? that even if they are saying faulty, will equate it to mercury तो सेम है ना, will equate to the same day। इस जब यहाँ चढ़ा होगा तो इसको हम लोग यहाँ पर मान ली कुछ P कह रहे, प्रॉब्लम में P आया, P डिग्री सेंटीग्रेड को इस कह रहा है, तो इसका जब क्या रिलेशन बना देंगे कि P माइनस 20/200, इसी लीग में इसको भी खड़ा कर देंगे, कोई फॉल्टी नहीं है। दिस माइनस दिस अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल थर्मीटर्स। सो हम लोग किसी फॉल्टी थर्मीटर को भी इनसे रिलेशन बना सकते हैं, गलती हो तो भी सही पकड़ सकते हैं कितना सही था। सो दिस इज, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली कर लेते हैं, ये आप मेथड बनाना सीख गए होंगे कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल तो हम कर लेते हैं, लिखा जाए कि if a faulty thermometer reads 10 degrees centigrade at ice point, 10 degrees centigrade at ice point and 80 degrees centigrade at steam point, 10 degrees centigrade at ice point and 80 degrees centigrade at steam point, then find the correct reading, over a Celsius thermometer, या सेंटीग्रेड भी लिखेंगे, सेंटीग्रेड सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है, सेंटीग्रेड इसमें नाम लिखा है, सेल्सियस थर्मोमीटर। इफ द फॉल्टी रीड्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ द फॉल्टी रीड्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आया? जब फॉल्टी आइस को 10 कहता है और स्टीम पॉइंट्स को 80 कहता है, तो फॉल्टी अगर 50 कह रहा है तो जो सही वाला है, सेंटीग्रेड वाला है, सेल्सियस वाला है, उसमें क्या रीडिंग आ रही होगी। तो कैसे करेंगे हम लोग? इक्वेट कर देंगे, इनका इक्वेट कर देंगे, तो क्या कर देंगे हम लोग? C माइनस 0/100 सही वाला इज इक्वल टू हमारा है, तो हमारा रीडिंग माइनस आइस पॉइंट रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, तो 100 और 80, 80 माइनस 10, यहाँ से C बता देंगे, इनका सही आ गया। लीजिए आपका हमारा रिलेशन तो सही हो गया। सो C इक्वल टू हो गया, ये कितना हो गया? 40/70, तो 4/7 इंटू 100, इतना डिग्री, 400/7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक्चुअल सही रीडिंग हो गया। सो वी कैन रिलेट एनी thermometer to any scale because the body of temperature is same for all, ठीक है। एक सबसे एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मैं बोल दूं वो कि एट व्हाट टेम्परेचर, आप लोग जानते भी होंगे, व्हाट टेम्परेचर C and F give same reading। जानते होंगे आप लोग C और F बराबर कब होते हैं, तो बराबर कर देंगे C/100 इक्वल टू C माइनस 32/180, बराबर कर दिया, F और C बराबर कर दिया। तो यहाँ से वाला कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा C माइनस 32 इक्वल टू, इधर आ जाएगा ये
कितना हो जाएगा, C-30 इक्वल टू 9/5 C है ना, इधर चले गया तो यहाँ से हम लोग निकाला जाए तो कितना जगह वैल्यू आ जाएगा, तो इधर ले आई, इधर इसको इधर ले आई, इसको इस साइड में ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, अब -4 इधर आ जाएगा ना, देख रहे हैं, -4C/5 इक्वल टू 32 है ना, इधर ले आइए, इम्प्लाइज C इक्वल टू -40, देखिए 8 5 जा 40, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं चाहे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के दोनों इक्वल हो जाता है, तो इसी रिलेशन से निकल जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो ये रहा हम लोग का पहला चैप्टर जहाँ पे हम लोगों ने थर्मामीटर्स बनाए, जिसमें हम लोगों ने लेंथ यूज किया एज ए थर्मेट्रिक क्वांटिटी। बट आपके मन में एक बात अभी भी होगी शायद कि सर ये तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो बार बार, ये सभी सब कुछ सही तभी है जो रॉड का बढ़ने का हो लीनियर नहीं होगा, तब क्या होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हम रॉड की जगह गैस यूज कर सकते हैं तो और प्रिसाइज थर्मामीटर बनाया जा सकता है, वो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।